नमस्ते। और अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ 7वीं कक्षा ज्ञान सागर से चौथा पाठ बातूनी कहानी के साथ। बातूनी शीर्षक से ही स्पष्ट है, आप जानते हैं इसका अर्थ बात करने वाला। बच्चों, इस कहानी के कहानीकार हैं हरिशंकर परसाई। वास्तव में हरिशंकर परसाई आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में एक माने जाते हैं। आमतौर पर हमारे बीच व्यंग को लेकर एक धारणा है कि वह जो हमारे भीतर गुदगुदी पैदा करे, हास्य पैदा करे, वह व्यंग है। वस्तुतः वह व्यंग होता नहीं है। आजकल लोग उसी का फ़ायदा उठाकर तरह तरह के हंसी मजाक युक्त कविताएं और कहानियाँ लिखकर व्यंगकार बनते जा रहे हैं। लेकिन गौर करें तो व्यंग की परिस्थितियाँ होती हैं। व्यंग जो सामने दिखता है उस पर नहीं होता है। व्यंग जो बिल्कुल झूठ है उस पर भी नहीं होता है, बल्कि व्यंग सत्य को सत्य का दिखावा करने वाले तथ्यों में से ही तलाश किया जाता है। यानी जो है, जो सामने दिख रहा है, वह न हो करके उसका जो निहित उद्देश्य है कुछ और है, जो कि सामयिक नहीं है और जिससे जो उद्देश्य दिखाया जा रहा है उसकी पूर्ति नहीं होती है। ऐसे ही तथ्यों पर व्यंग किया जा सकता है। व्यंग की परिस्थितियों की अच्छी पड़ताल, अच्छी पहचान परसाई जी को थी। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक स्थान पर हुआ था। वे अधिकतर अपना समय जबलपुर जैसे महानगर में रहकर बिताए। अपनी सारी रचनात्मक गतिविधियां, साहित्यिक, सांस्कृतिक और अखबारी लेखन उन्होंने जबलपुर जैसे शहर में ही रहकर संपन्न किया। उनका निधन 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में ही हुआ। बच्चों, हिंदी साहित्य का यह सर्वाधिक चर्चित और धारदार लेखक आज भी अमर है, तो इसलिए कि उसकी रचनाएं सामान्य जनजीवन से लेकर विशिष्ट जनजीवन तक की समीक्षा करती हैं और बताती हैं कि वास्तविकता क्या है। वस्तुतः परसाई जी अपनी रचनाओं के माध्यम से सत्य की विशद व्याख्या करते हैं। कहिए कि वो अंत्य परीक्षण करते हैं। रचनाओं के माध्यम से
व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति इत्यादि की वे जो चर्चा करते हैं, तो उस समय वे उसका पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं, अंक परीक्षण कर रहे होते हैं, यानी परत दर परत उस पर से वो पर्दा उठाते हैं और सच क्या है वह बतलाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत कुछ ना कहते हुए आइए अब उनकी इस बहुचर्चित व्यंग्य कहानी बातूनी के संबंध में जानें। मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको इस कहानी का उद्देश्य बताया जाए और बीच बीच में इसके रोचक रोचक जो प्रसंग हैं मैं उसे भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेखक स्वयं इसमें उपस्थित है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि परसाई की जो लेखन शैली है वह अत्यंत आत्मीय है। वे जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपके पास बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा करने वाला लेखक निश्चित रूप से पाठक का निजत्व प्राप्त कर लेता है और अत्यंत विश्वसनीय होकर अपनी बात कहने में सफल हो जाता है। तो यह बातूनी पाठ जो है उसमें भी देखें आप कि लेखक स्वयं उपस्थित है। वह खुद को लेखक कहता भी है और एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करता है जो स्वभाव से खूब बात करने वाला है, यानी बातूनी है। वस्तुतः ऐसा वह जानता नहीं था, लेकिन एक दिन की बात है कि एक शाम लेखक को एक लिफाफा डालना था डाक में। एक चिट्ठी डाक में भेजनी थी, बहुत ज़रूरी था। समय बीत रहा था, लेखक के पास कोई सुविधा नहीं थी। पोस्ट ऑफिस दूर था, न लेखक के पास कोई गाड़ी थी न साइकिल थी। पैदल जाकर वह समय पर नहीं पहुंच पाता, लेकिन पत्र डाक में डालना बहुत ज़रूरी था। तभी उसे वह सज्जन मिल जाते हैं जिसे वह पूरी कहानी में सज्जन नाम से ही संबोधित करता है। और लेखक थोड़ी बहुत परिचय का हवाला देते हुए विनम्रतापूर्वक उनसे आग्रह करता है कि यह एक बहुत ज़रूरी पत्र है, आप इसे डाक में छोड़ दें। वह व्यक्ति कहता कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा कर दूंगा। और वह ले लेता है और जाकर डाक में डाल भी देता है। लेकिन डाक में डाल देने के बाद जब दूसरे दिन लेखक से उसकी मुलाकात होती है तो वह व्यक्ति जैसे ही लेखक पूछता है तब तो वह पूरी तरह से बताना शुरू करता है कि आपके द्वारा दिए गए उस छोटे से काम की वजह से मुझे कितनी परेशानी हुई और मैंने कितनी सक्रियता से आपके आदेश का पालन किया। हालांकि वह ऐसा स्पष्ट कहता नहीं है, लेकिन अपनी सारी बातों से, यानी काम करने की कठिनाइयों से, चिट्ठी को डाक में छोड़ने की जो जितनी कठिनाइयां हैं, पत्र को लिफाफ में डालना, लिफाफ नहीं था उसके लिए जगह जगह उसे दुकान दर दुकान उसे ढूंढना, फिर उस पर स्टैम्प यानी टिकट लगाने के लिए टिकट चाहिए थी, टिकट नहीं था, उसे भी इधर उधर से कई जगहों से खोजकर उसने चिपकाया। और फिर जब वह डालने गया तो लगभग समय ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन डाकिया जो था वह लेटर बॉक्स से, यानी जो
चिट्ठी वाला जो बक्सा है उससे निकाल रहा था, तो आग्रहपूर्वक सज्जन ने कहा कि यह चिट्ठी भी बहुत ज़रूरी है, आप इसे ले लीजिए। और तब इस पूरी प्रक्रिया में उसने चिट्ठी डाल दी थी। और जब वह मिलता है लेखक से तो ये सारी बातें बताता है कि देखिए मैंने कितने परिश्रम से आपकी चिट्ठी डाल दी। हालांकि वह स्पष्ट कहता नहीं है, और लेखक यानी हरिशंकर परसाई यही बताना चाहते हैं कि देखिए यह समय और हमारा समाज ऐसा हो गया है कि एक छोटे से दायित्व को अगर वह पूरा करता है तो इसका आभार जताने के लिए इसकी जो कृतज्ञता जो है पाने के लिए भी वह अजीब प्रयास करता है। और इसी यह बात जो है लेखक को पसंद नहीं पड़ रही है। वह किसी तरह से उनकी बातें सुनता है और चाहता है कि जितना जल्दी हो सके उनसे जान छूटे, लेकिन उस बातूनी व्यक्ति यानी उस सज्जन का जो स्वभाव है वो ऐसा है कि अब वह व्यक्ति चाहता है कि मैं इस छोटे से उपकार के बदले इनका पूरा समय खा जाऊं, और अक्सर कोशिश करता है कि आते जाते जब भी उनसे मिलूं तो 2 घड़ी उनसे ठहर कर पहले हाल समाचार पूछने के बहाने उनसे गप्पे हाँकूं, उनसे अपना बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें बताऊं, और ऐसा वह करता भी है। लेखक ऊब गया है, वह कई बार ऐसा देख चुका है। वह चाहता है कि कैसे जान छूटे। लेखक भी तरह तरह से प्रयास करता है, अपने रास्ते बदलता है, तो तब भी वह आदमी उनसे अपना पीछा उस वह आदमी जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो कुछ प्रसंग हैं इस कहानी में जो काफ़ी रोचक हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं सुना दूँ। लेखक एक जगह कहता है, बहुत संक्षेप में मैंने लिखा है, लगभग आधा घंटा इस विवरण में उन्होंने मेरा समय लिया था। कुछ बातें हैं जिसे बातूनी व्यक्ति ने लगभग सुनाने के लिए आधा घंटा समय लिया था। लेखक ने उसे बहुत संक्षेप में सुनाया, अपनी ऊब को बहुत संक्षेप में सुनाया कि किस तरह से मैं उनसे परेशान हो गया। और तब लेखक कहता है कि मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया। अब सोच लीजिए कि लेखक को ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा उपकार क्या कर दिया, अब वह इसके बदले में चाहता है कि मैं जो कहूँ वो आप सुने। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं भला ऐसा। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं, या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोककर बात करने की भूमिका होती है। वे जानना चाहते हैं। जिसे जल्दी जाना है वह भी होशियारी करता है, कहता है कहीं नहीं, ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है, कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है, कहीं नहीं, ऐसे ही मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। सामान्य तौर पर आपने महसूस किया होगा कि यह बातचीत
करने का नहीं बल्कि बात को आगे बढ़ाने का, इस बहाने अपनी बात सुनाने का एक बहुत ही उम्दा तरीका है, एक बहाना है, लोग इसे अपनाते रहते हैं। मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वो मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में आसपास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में लेकर खिलाते थे। मिलते हैं तो कहते हैं, क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो? अब देखिए, लेखक बता देता है कि जब मैं बताता कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ तो वो तुरंत यह जताने की कोशिश करते कि अरे उसी डॉक्टर गुप्ता के पास ना, वो तो मुझे बचपन से ही गोद में खिलाए हुए हैं। इस तरह से वे कोशिश करते कि आप समझिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। तो ऐसे और भी सारे प्रसंग हैं। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। वे कहते, अच्छा अच्छा, तिवारी जी से? हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ पढ़ते थे। अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं, कभी घर आओ। मैं किसी का भी नाम लेता, वह उनके चाचा, मामा, ससुर, पिता का दोस्त निकल आता और वे 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते। एक दिन कहूँगा। अब देखिए, लेखक यहीं पर अपने व्यंग विधा का संधान करता है। वह ऊब चुका है इस व्यक्ति से कि चाहे आप कुछ भी कहिए, वह पहले से अपने संबंध जोड़ लेगा उससे और कोशिश करेगा कि आप समझिए कि मैं आपसे बहुत अनुभवी हूँ, आपसे ज़्यादा संपर्क है मेरा, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। यानी वह बातूनी व्यक्ति लेखक से अपने महत्व को बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहता है। वह सिद्ध करना चाहता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं वास्तव में वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आपको उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो लेखक क्या कहता है? एक दिन कहूँगा डाकू जालिम सिंह से मिलने जा रहा हूँ। तब वे शायद झटके में कहेंगे, अच्छा डाकू जालिम सिंह, ये तो हमारे फादर के अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ ही डाका डाला करते थे। जालिम सिंह ने तो मुझे गोद में खिलाया है। फिर एक दिन कहूँगा भगवान से मिलने जा रहा हूँ। वे कहेंगे, भगवान से? अच्छा अच्छा, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर्ग में साथ साथ काम करते थे। मेरा नाम उन्हें बताइए, वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया था। हद होती है ऐसे लोगों की। इसी को कहते हैं डिंग हाँकना। डिंग हाँकना मुहावरा ऐसे ही लोगों के लिए प्रचलन में आया है। अवसर पाते ही वे बढ़ा चढ़ाकर अपने संबंधों, अपने व्यक्तित्वों के बारे में दूसरे के सामने बताने लगते हैं। यह बातूनी व्यक्ति भी लेखक के सामने ऐसा ही कर रहा है और वह चाहता है कि लेखक समझे, उसे समझे कि वह एक बड़ा व्यक्ति है। तब लेखक भी यह सोच रहा है, वह कहेगा कि भाई मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ। और तब देखें, वह आदमी अपने झूठ की पराकाष्ठा पार कर जाएगा और निश्चित रूप से कहेगा कि आप पूछिएगा भगवान से, उन्होंने तो मुझे गोद में खिलाया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कोई भगवान के पास यूं ही जा रहा है और दूसरा जो है उसका संबंधी है? ऐसा भी होता है क्या? लेकिन सचमुच यह तो व्यंग है, और यह व्यंग है उस व्यक्ति पर जिसकी जो व्यवहारिक रूप से बिल्कुल डिंग हाँकने वाला है
अपने व्यक्तित्वों को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों को छोटे से काम करने के बदले उसे उपकृत कर रहा है और उसे शर्मिंदा कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों से निश्चित रूप से किसी की न पटती होगी, कोई भी ऊब सकता है। परसाई जी यानी लेखक खुद ऐसे व्यक्ति से ऊब चुका है। आप आगे देखें। अब अपनी यह हालत है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए, कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। यानी घर में ही जान बचने वाली नहीं है, घर में भी जान बचने वाली नहीं है। ऐसे लोगों से अगर आप निश्चित रूप से बता दें कि आप अब कहीं नहीं निकल रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, तो वे घर में भी उपस्थित होकर आपका समय खा जाएंगे। मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुँचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर उनके घर के सामने से निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने न आ पहुँचे। उस सज्जन से मुझे डर लगता है। अब यहाँ स्पष्ट रूप से लेखक कह देता है कि ऐसे व्यक्ति से या उस सज्जन से मुझे डर लगने लगा है, डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो चेहरा खिल उठता है, मैं कांप जाता हूँ। अब देखिए इस पंक्ति में, वे जब मुझे दूर से देखते हैं तो उनका चेहरा खिल उठता है, लेकिन मैं अंदर से कांप जाता हूँ। यह कितनी बड़ी पंक्ति है। इसकी व्याख्या अगर की जाए तो आप सोच सकते हैं यह कितनी धारदार पंक्ति है कि सामने वाला जो है देखता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जिसे देखा जा रहा है वह भयभीत हो जाता है। यह ठीक ऐसा ही संबंध है जैसे कोई शिकारी शिकार को देखकर प्रसन्न होता है, लेकिन शिकार अधमरा हो जाता है। कोई शेर सामने किसी मनुष्य को देखकर खुश होता है और मनुष्य भीतर तक कांप जाता है कि अब तो मुश्किल है बचना। यही स्थिति लेखक की यानी परसाई की उस बातूनी व्यक्ति को देखकर हो रही है। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। आप सीरियल देख रहे होंगे रामायण। सुरसा एक राक्षसी थी जो हनुमान को देखकर अपना मुंह बढ़ाती है निगल जाने के लिए। तो लेखक ने उस प्रसंग को यहाँ लिखा है कि ये सज्जन भी मैं कांप जाता हूँ, वे घंटे भर से कम नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोहि दिन आहारा। सुरसा ने बड़ी प्रसन्नता में कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया है, आहार प्रदान कर दिया है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे, हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा हो जो उनसे हमारी रक्षा करे। बच्चों, ये जो जिम कॉर्बेट की चर्चा यहाँ पर लेखक ने कर दी है, वस्तुतः जिम कॉर्बेट जो अंग्रेज़ों के समय में एक ऐसे सरकारी फौजी अधिकारी थे जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मारने वाले बाघ को मारा था। वे नरभक्षी प्राणियों के शिकार करने में कुशल
शिकारी थे, माहिर थे, और उन्हीं के नाम पर बाद में जिम कॉर्बेट जो नैनीताल में है उन्हीं के नाम पर स्थापित हुआ था। तो लेखक बातों ही बातों में उस निशानेबाज, उस नरभक्षी को कुशलता से मार गिराने वाले बहादुर जिम कॉर्बेट की भी चर्चा कर देते हैं कि अगर कोई वैसा ही बहादुर व्यक्ति मिल जाए जो इनसे मेरा पीछा छुड़ा दे तो मैं उसका कृतज्ञ हो जाऊं। और यह पीड़ा है लेखक की। तो कुछ बातें अब इस पाठ के संबंध में। लेखक जो सामान्य उद्देश्य है इस पाठ का कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जिसे आप अगर कोई छोटा सा काम करने के लिए कह दें तो बदले में वे आपको बहुत आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं। आपके उपकारों के आपके लिए जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप भी उनके लिए कुछ बड़ा करें, आप उन्हें बड़ा समझें। तो यह सामान्य उद्देश्य है लेखक का कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए जो बातों में फंसाकर हमारा कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी बात जो है, विशेष उद्देश्य है इस व्यंग का कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से दूर होना चाहिए। और हमारा यह जो मानवीय कर्तव्य है कि अगर कोई हमसे आग्रह करता है कि मेरा एक छोटा सा कार्य आप कर दें तो उसे खुशी खुशी करके भूल जाना चाहिए। कहा जाता है ना कि नेकी कर और दरिया में फेंक। तो छोटे छोटे कार्य या हम अगर दूसरों के काम आ जाएं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। अगर कोई हमें अवसर देता है अपने लिए कुछ करने के लिए तो हमें उसे ज़रूर करना चाहिए और बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पाठ का जो बातूनी व्यक्ति है वह खूब बातें करता है हर बात में, लेकिन जताने की कोशिश करता है कि उसने आपका एक बहुत बड़ा काम कर दिया था और इस बदले में आप मुझे अपना कीमती वक्त दीजिए। मित्रों, वक्त बहुत कीमती होता है, वह यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। हमें अपने समय के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने काम को स्वयं करें और ऐसे लोगों से बचें जो छोटे से उपकारों के बदले आपसे बड़ी कीमत चुकाने की अपेक्षा रखते हैं। तो यह कहानी हमें सावधान भी करती है और साथ ही साथ समाज में छुपे हुए ऐसे लोगों की पोल भी खोलती है जो दिखावा करते हैं कि मैं आपका सहयोगी हूँ, लेकिन वास्तव में वे सहयोगी नहीं होते बल्कि वे आपका कीमती वक्त बर्बाद करने वाले होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जब बातूनी शीर्षक यह कहानी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप उन सारे बिंदुओं से टकराएंगे और उसे समझने में मेरी बातें आपकी मदद ज़रूर करेंगी। तो आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।